आज पढ़ाई कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स के लिए आज एक और नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने आ रहा हूँ। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है वॉल्स डायग्राम। तो एमएससी का जो पहला पेपर है प्योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये कंटेंट, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग में वॉल्स डायग्राम जो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ये वॉल्स डायग्राम जिसके लिए ये वीडियो मैंने आज तैयार किया है। तो दोस्तों, देखते हैं वॉल्स डायग्राम आपको केमिकल बॉन्डिंग में समाविष्ट किए हुए ऐसे कई एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है उसका केमिकल बॉन्डिंग समझने में हमें बहुत बहुत मदद रूप हो सकता है। ऐसा एक यूनिट और टॉपिक जिसका नाम है वॉल्स डायग्राम। दोस्तों, तो शुरू करते हैं वॉल्स डायग्राम। दोस्तों, वॉल्स डायग्राम, वॉल्स जो कि साइंटिस्ट का नाम है जिसने हमें ये डायग्राम दिया है, उसके नाम से ये डायग्राम वॉल्स डायग्राम से जाना जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों वॉल्स डायग्राम पार्ट 1। दोस्तों, वॉल्स डायग्राम जिसके यहाँ पर कई मुद्दे मैंने यहाँ नोट किए हैं आपके लिए, जो कि ये मुद्दे, ये पॉइंट्स अगर हम पहले समझ ले, उसके बाद वॉल्स डायग्राम का एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लेनेशन कुछ अलग अलग मॉलिक्यूल्स के ऊपर अगर हम करते हैं तो हम बहुत आसानी से ये सारे टॉपिक्स जो है, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है, उसको समझने में कामयाब रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं वॉल्स डायग्राम, उसका जो एजम्पशंस है, मेन पॉइंट्स है, वो क्या है। तो दोस्तों, वॉल्स डायग्राम ऑफन कॉल्ड एंगुलर कोऑर्डिनेट डायग्राम और को रिलेशन डायग्राम। दोस्तों, वॉल्स डायग्राम को हम एंगुलर कोऑर्डिनेट डायग्राम भी बोल सकते हैं और को रिलेशन डायग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, दीज आर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कैलकुलेटेड ऑर्बिटल बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ अ मॉलिक्यूल वर्सेस बॉन्ड एंगल्स। दोस्तों, वॉल्स डायग्राम क्या है? तो ये वॉल्स डायग्राम जो है वो एक और से एक रिप्रेजेंटेशन है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कैलकुलेटेड ऑर्बिटल बाइंडिंग एनर्जी, कैलकुलेटेड ऑर्बिटल बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस बॉन्ड एंगल जो है उसका रिप्रेजेंटेशन हमें बताता है। अगेन, नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्विक प्रेडिक्शंस अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल। दोस्तों, H2 मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री होती है, उसका शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल, वो सारी ज्योमेट्री हमें प्रेडिक्शन करने के लिए, क्विकली प्रेडिक्ट, उसके बारे में कुछ जानकारी पाने के लिए हमें ये वॉल्स डायग्राम बहुत कुछ हेल्प कर सकता है। देन बाय प्लॉटिंग द चेंज इन मोलिकुलर ऑर्बिटल लेवल, मोलिकुलर ऑर्बिटल लेवल जो है उसको हम अगर प्लॉटिंग में देखेंगे तो उसमें जो चेंजेस है, ये चेंजेस ऑफ अ मोलिक्यूल सच एज अ फंक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल चेंजेस। दोस्तों, उसमें ज्योमेट्रिकल कितने चेंजेस है, ये सारे चेंजेस वॉल्स डायग्राम एक्सप्लेन व्हाई मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल इन सर्टन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशंस। दोस्तों, कुछ स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स में। तो ऐसे कुछ स्पेशल कॉन्फ़िगरेशंस वाले जो मॉलिक्यूल्स है,
ये सारे मॉलिक्यूल्स क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी किस ज्योमेट्री में सबसे स्टेबल है, हम कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चूज करें या कौन सी ज्योमेट्री चूज करें किसी भी मॉलिक्यूल की जिसमें वो मॉलिक्यूल कैन बी मोर स्टेबल। तो ये दोस्तों हम वॉल्स डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो दोस्तों, वाई वाटर एडेप्ट्स अ बेंट कन्फॉर्मेशन। दोस्तों वाटर मॉलिक्यूल जो है H2O का मॉलिक्यूल वो 90 एंगल वाला होना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कुछ ऐसे है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल बेंट है 100% 90 एंगल वाला नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं H2O में HOH बॉन्ड एंगल इज 104 डिग्री एंड नॉट 90 डिग्री। ठीक है, तो ये H2O का मॉलिक्यूल क्यों 90 डिग्री वाला नहीं बना और 104 डिग्री वाला sp3 हाइब्रिडाइज हो गया है। तो ये सारी बातें हम वॉल्स डायग्राम और थोड़ा कुछ VSEPR के जरिए हम बता सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे वॉल्स डायग्राम के बहुत अच्छे और बहुत महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए, जो जिस पॉइंट्स को लेके आप वॉल्स डायग्राम में आगे और भी मॉलिक्यूल्स जो है उसका एग्जाम्पल लेके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। दोस्तों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं वॉल्स डायग्राम में। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ वॉल्स डायग्राम। अब वॉल्स डायग्राम की एप्लीकेशंस क्या क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज दैट a major application of Walls diagram is to explain the regularity in structures observed for related molecules having identical number of valence electrons. For example, why H2 and H2S look similar? दोस्तों हम कह सकते हैं कि H2O और H2S, I can say SO2 also, why they are bent, why they are look similar। ठीक है, तो इसमें बताया है कि मेजर एप्लीकेशंस ऑफ वॉल्स डायग्राम क्या है। इट इज़ टू एक्सप्लेन द रेगुलरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड फॉर रिलेटिव मॉलिक्यूल्स। जो रिलेटेड मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे का सिमिलर्स जो है उसके पास, जिसके पास आइडेंटिकल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक समान वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे मॉलिक्यूल्स जो है ये वॉल्स डायग्राम के जरिए हम रेगुलरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और टू अकाउंट फॉर हाउ मॉलिक्यूल आफ्टर देयर ज्योमेट्रीज एज देयर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और स्पिन स्टेट चेंजेस। दोस्तों हम वो सारी बातें गिनती करके बता सकते हैं, उसको अकाउंटेबल कर सकते हैं कि भाई मॉलिक्यूल्स आर, किस तरह से मॉलिक्यूल्स आफ्टर देयर ज्योमेट्रीज बनने के बाद भी, मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाने के बाद भी वो सारे मॉलिक्यूल्स अपनी ज्योमेट्री बदलते हैं और ज्योमेट्री बदलने से उसको कैसी स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो ये सारी बातें जानने के लिए वॉल्स डायग्राम इज वेरी यूजफुल। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन इज वॉल्स डायग्राम कैन बी यूज्ड टू predict distortion of molecular geometry। दोस्तों मोलिकुलर ज्योमेट्री यानी कि मोलिकुलर ज्योमेट्री जो है उसमें कभी कभी डिस्टॉर्शन आता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो बनना चाहिए वो थोड़ी देर के लिए बनता तो जरूर है, लेकिन उसमें कुछ डिस्टॉर्शन आ जाते हैं, ज्योमेट्री थोड़ी चेंज हो जाती है ड्यू टू सम ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और द रिपल्जन बिटवीन लोन पेयर रिपल्जन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन एंड बॉन्ड पेयर रिपल्जन्स ड्यू टू what we can explain by the use of VSEPR theory। तो ये VSEPR थियरी भी हमें बताती है कि कुछ रिपल्जन्स इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में होते हैं
जिसको लेके वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में थोड़ा डिस्टॉर्शन आता है। तो वो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन जो है दैट कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट, हमें वॉल्स डायग्राम के जरिए ये प्रेडिक्शन मिलता है ना, फ्रॉम नॉलेज ऑफ हाउ द LUMO दैट इज लोएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, लोएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। दोस्तों अगर किसी भी मॉलिक्यूल का हम एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम अगर एग्जामाइन करेंगे तो उसमें हम देख सकते हैं कि कुछ ऑर्बिटल्स ऐसी है जो लोएस्ट ऑक्यूपाइड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, सो दे कैन एक्सप्लेन्ड एज लोएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर, while some of the orbitals in molecular orbital diagram they are HOMO, nothing but highest occupied molecular orbital, जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए हैं। तो नॉलेज ऑफ हाउ द LUMO अफेक्ट द HOMO, दोस्तों लोएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को किस तरह से अफेक्टेड है व्हेन द मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस ज्योमेट्रिकल पर्टर्बेशंस। दोस्तों किसी भी मॉलिक्यूल अपनी ज्योमेट्री चेंज करता है या अपनी ज्योमेट्री में कुछ बदलाव आता है, उस टाइम ये LUMO जो है लोएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, हाउ दे कैन बी अफेक्ट HOMO। तो ये सारी बातें भी हम वॉल्स डायग्राम के जरिए जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों वॉल्स डायग्राम जो है उसमें और भी हम थोड़ा आगे जानकारी लिख पाने के लिए यहाँ पर मैंने आपके लिए ये H2O जैसे सिंपल मॉलिक्यूल जो है उसका कैरेक्टर टेबल यहाँ पर इस स्लाइड में दिखाया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम सिमेट्री के जरिए उसकी थोड़ी हाइब्रिडाइजेशन की बातें करें, सिग्मा बॉन्ड्स जो फॉर्म हुए हैं H2O मॉलिक्यूल में, इट इज़ बिकॉज HOH देयर आर 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन H2O's sp3 hybridization, okay, because H2O has 4 hybridized orbitals surrounding O atom. Oxygen experience sp3 hybridization before the formation of H2O, right? So there are 4 sp3 hybridized orbitals. Among these, 2 sp3 hybridized orbitals can sigma bonded with 2 hydrogen atoms to form 2 sigma bonds, okay? और वो सारे जो सिग्मा बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन हम सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी के जरिए यहाँ इस कैरेक्टर टेबल में भी कुछ देख सकते हैं, कुछ जानकारी यहाँ से भी हमें मिलती है। तो दोस्तों देखिए, ये जो A1 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, ये A1 जो है वो PZ ऑर्बिटल और S ऑर्बिटल का हमें कुछ प्रेडिक्शन देती है, यानी कि H2O में ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है वो sp3 में S और PZ। देन यहाँ पर देखिए ये B1 वाला इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, उसमें भी px ऑर्बिटल, ठीक है, px ऑर्बिटल pz, एंड यहाँ पर B2 में py ऑर्बिटल, सो px py एंड pz, एंड यहाँ पर s ऑर्बिटल, ठीक है, s ऑर्बिटल। तो s px py एंड pz ऑर्बिटल्स, ये 4 ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ऑक्सीजन में उसमें पार्टिसिपेट करती होगी, ठीक है। तो जाहिर बात है कि सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो ये s ऑर्बिटल का उसमें हिस्सा ज़्यादा होगा, इसलिए A1 जो है उसका हिस्सा यहाँ पर बनता है, और pz ऑर्बिटल जो भी सिग्मा बॉन्ड में फॉर्म होती है उसमें भी A1 का हिस्सा रहता है। तो यहाँ पर A1 2 बार आता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्डिंग में A1 2 बार आता है, एक बार उसका pz का थोड़ा कंट्रीब्यूशन और s ऑर्बिटल का भी सिग्मा में कंट्रीब्यूशन रहता है।
लेकिन ये B1 और B2 एक ही बार यहाँ पर उसका कंट्रीब्यूशन है। इसका px में है, इसका py में है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों आप देख सकते हैं वॉल्स ने जो डायग्राम एस्टेब्लिश किया है H2O जैसे मॉलिक्यूल के लिए, उसमें यहाँ एनर्जी लेवल दिखाने के लिए ये मूलिकन सिंबल्स यूज़ किए हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं जानकारी है तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए और सुन भी लीजिए ये वीडियो के जरिए। ये जो है वो मूलिकन सिंबल है। देखिए यहाँ A1 लिखा है, इट इज़ फॉर एस सिमेट्रिकल ऑर्बिटल इन सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पर दूसरी बार A1 लिखा है, दिस इज फॉर PZ ऑर्बिटल, जिसका भी सिग्मा बॉन्डिंग में उसका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन वो यहाँ पर लोन पेयर बताई है। ठीक है, फिर B1 और B2, यहाँ देखिए B1 और B2। B1 जो है, आप फिर से कैरेक्टर टेबल देखिए, B1 जो है वो XPX ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन दिखाती है। यहाँ पर B1 जो बताया है उसका लेवल सेम रहता है कोई भी ज्योमेट्री में। इसका मतलब ये हुआ कि PX ऑर्बिटल जो है वो कोई भी ज्योमेट्री चेंज होती है अगर H2O मॉलिक्यूल में, चाहे वो 90 डिग्री वाला बॉन्ड एंगल वाला फॉर्मेशन H2O का हो या फिर 180 वाला हो या उसके बीच वाला कोई भी हो 144 डिग्री वाला। ठीक है, हर तरह की ज्योमेट्री में ये B1 वाली जो PX ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आता है। तो ये B1 जो है वो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का यहाँ मूलिकन सिंबल बताया है। उसके बाद B2 हम अगर फिर से कैरेक्टर टेबल देखें तो B2 जो PX का हमें कंट्रीब्यूशन दिखाता है, सॉरी B1 नहीं B2 PY का कंट्रीब्यूशन दिखाता है। तो यहाँ पर B2 ये PY वाला जो कंट्रीब्यूशन है PX ऑर्बिटल का, उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है अगर H2O का मॉलिक्यूल 90 डिग्री में फॉर्म होने के बाद अपनी ज्योमेट्री बदलते बदलते किसी भी बॉन्ड एंगल पे अगर स्टेबल होता है तो यहाँ ज्योमेट्री चेंज होने के साथ साथ ये जो है PY उसकी एनर्जी में डिक्रीज मतलब घट होती है। ठीक है, A1 की एनर्जी में भी थोड़ा डिक्रीज होता है। और अगर वो 180 का अगर हम एजम्पशंस ले H2O जैसे किसी भी मॉलिक्यूल, तो उसमें यहाँ तक आते आते जितनी भी ज्योमेट्री चेंज होती है, ये एनर्जी चेंज A1 जो रिप्रेजेंटेशन है A1 यानी कि S ऑर्बिटल वाला, तो उसकी एनर्जी में बहुत चेंज नहीं आता है, लेकिन उसकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी डिक्रीज तो ज़रूर होती है। वाटर में मान लो अगर 140 डिग्री है तो यहाँ पर 90 के नज़दीक में कहीं पर यहाँ पर ये एनर्जी स्टेबल होगी। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं H2O जैसे जिसका पॉइंट ग्रुप C2V होता है, उसमें 180 डिग्री का भी बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री चेंज करने के बाद जहाँ पर भी एनर्जी स्टेबल बनती है वो यहाँ पर फिर से एक बार मोलेकुलर ऑर्बिटल्स जो है उसके सिंबॉलिक भाषा में यहाँ पर सिग्मा जी यानी कि सिग्मा जीरेड, इट इज़ ड्यू टू 1s ऑर्बिटल एंड 1s ऑर्बिटल बाय H हाइड्रोजन एटम। ठीक है, उससे बनती हुई जो सिग्मा ऑर्बिटल है उसका एनर्जी लेवल इस तरह से 90 से लेके 180 तक यहाँ तक थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होती है। लेकिन PX वाली जो ऑर्बिटल थी और वो ऑर्बिटल जो लोन पेयर रहती है, तो ज्योमेट्री चेंज होने के साथ साथ वो ऑर्बिटल की एनर्जी ग्रेजुअली रैपिडली इंक्रीज होकर
यहाँ पर स्टेबल होती है 180 में। अगर H2O जैसा मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर स्टेबल होगी, ठीक है। उसको TU बोलते हैं, पाई अनजीरेड। दिस इज सिग्मा जीरेड, सिग्मा अनजीरेड एंड पाई अनजीरेड, ठीक है। तो ये 3 तरह के A1, फिर ये A1 और फिर B2 में भी रैपिडली डिक्रीज होता है 180 तक जाते जाते, ठीक है। अगर हम H2O की बात करें तो दोस्तों H2O में हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं H2O में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। अगर sp3 है तो उसमें जाहिर है कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन H2O में कुल इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के 6 और हाइड्रोजन के 2, कुल मिला के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 8 होते हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 6 और यहाँ पर 2, इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ऑक्यूपाइड विद इन दिस ऑर्बिटल्स टू गेट 104 डिग्री हियर, ठीक है। तो ये सारी बातों की जानकारी हम इस वॉल्स डायग्राम के जरिए पा सकते हैं। दोस्तों वॉल्स रूल्स फॉर प्रेडिक्टिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल states that a molecule will adopt a structure that best provides the most stability for its HOMO। दोस्तों यहाँ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्टेबिलिटी किस स्ट्रक्चर में, कौन से स्ट्रक्चर में जाती है, वो ज्योमेट्री उस मॉलिक्यूल को मिलती है। और ये हम वॉल्स डायग्राम के जरिए कह सकते हैं। इफ अ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर चेंज डज नॉट परटर्ब द HOMO। दोस्तों अगर इसकी ज्योमेट्री चेंज होती है और वो चेंजिंग इन द ज्योमेट्री अगर HOMO को कुछ डिस्टर्ब नहीं करती है, यानी कि परटर्ब नहीं करती है, तो द क्लोजेस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है उसके नियर में जो क्लोजेस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो गवर्न करती है क्या, प्रेफरेंस फॉर द ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन, ठीक है। देखिए उसमें कुछ बदलाव नहीं है, तो उसका ज्योमेट्रिकल जो प्रेफरेंस है, ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन का जो कुछ प्रेफरेंसेस है वो गवर्न कौन करती है, क्लोजेस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर। तो उसके क्लोज में कौन है, B2 है और A1 है। तो ये दोनों मिलके ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री गवर्न करेंगे, ठीक है। दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे मुद्दे जो वॉल्स डायग्राम में हमें समझने चाहिए, उसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स को लेके हम और भी अलग अलग एग्जांपल्स के जरिए वॉल्स डायग्राम को और भी डीप में थोड़ा कुछ समझ सकते हैं। लेकिन ये मुद्दे आप सबके लिए और मेरे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट थे, इसलिए मैंने इस पहले वीडियो में, वॉल्स डायग्राम के इस पहले वीडियो में मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बताए हैं। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे हो तो मेरे नेक्स्ट वॉल्स डायग्राम पार्ट 2 के वीडियो की आप राह देखिए। बहुत जल्द मैं आपके साथ वॉल्स डायग्राम के ऊपर पार्ट 2 लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द राजेंद्र दवे ऑफिशियल। थैंक यू।